स्टूडेंट्स, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, पूछे भी गए, पूछे जाते हैं। वर्क एनर्जी पावर, तो पहले प्रायर कंसेप्ट देखते हैं वर्क एनर्जी पावर के कुछ बेसिक कंसेप्ट, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले देखेंगे। ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाना कंसेप्ट में, मतलब वो आर्टिकल के अंदर डीप में नहीं जाना है। ज़्यादा फोकस हमारा न्यूमेरिकल के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर होना, क्वेश्चंस के ऊपर हमें होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं कि वर्क होता क्या है, वर्क डन, या फिर वर्क क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन when a force is applied on a body and there is displacement in the direction of force. Okay, अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अब देखो इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी, मतलब शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कुछ थ्योरी बेस्ड रहते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड। हम सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लेंगे। बहुत सारे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, मतलब कौन से केस में, कौन से कंडीशन में वर्क होता है, कौन से कंडीशन में वर्क नहीं होता, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ओके, तो वर्क, अब देखो, जैसे हम बोलते हैं ना स्टूडेंट के, आज मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, तो बहुत हमने मेहनत की है। तो जब कोई स्टूडेंट बैठ के स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो बोलता है कि मैंने आज बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की है। ओके, लेकिन साइंस फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर देखा जाए, साइंस के लैंग्वेज में देखा जाए, तो उसने कुछ भी वर्क नहीं किया। ओके, क्योंकि वर्क होने के लिए वहां पर डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। दो कंडीशंस वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स शुड बी अप्लाइड, वहां पर फोर्स तो होना ही है, और वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का होना चाहिए। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता किसी फोर्स अप्लाई करने से, तो कोई भी वर्क नहीं होता। जैसे कोई दीवार को मैं बहुत जोर से ऐसे धक्का दे रहा हूँ, दिन भर मतलब पुश कर रहा हूँ, उसको फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन दीवार तो अपनी जगह से हिलेगी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो इस केस में वर्क डन जीरो है। कोई बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो वर्क डन जीरो है। तो ऐसे हम बोलते हैं कि बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया, लेकिन जब तक बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, फिजिक्स के लैंग्वेज में कोई भी वर्क डन नहीं होता। ओके, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये वर्क जो है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क डन, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट जो भी आएगा वो स्केलर रहेगा। तो वर्क ये स्केलर क्वांटिटी है, कभी कभी पूछा जाता है, तो इसके ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफएस। ओके, अब इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट वर्क का, ये होता है जूल बोल सकते हैं इसको, या फिर हम एसआई यूनिट जो है न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हैं। फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट सॉरी न्यूटन मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर न्यूटन मीटर, या फिर जूल में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। सीजीएस यूनिट जो है उसका डाइन, डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा सीजीएस यूनिट। तो ये होता है वर्क डन। अब कौन से केस में वर्क होता है, कौन से केस में वर्क नहीं होता, ये भी हमें देखना है। ओके, अब जैसे हम मानते हैं ये जो वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। जैसे ये बॉडी है कोई, एक यहाँ पर एक बॉडी है, ध्यान से देखना इस कंसेप्ट की तरफ। ओके, और यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई कर दिया हमने, एक फोर्स अप्लाई कर दिया, तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, तो बॉडी यहाँ पर आ गई है। ओके, जिसका मास कोई एम है, ये भी मास एम है। ओके, तो मास पे तो ये कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये देखो यहाँ पर ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट यस हो गया, तो कितना वर्क हो गया, तो कितना फोर्स अप्लाई कर दिया, और जिसमें बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसके सेंटर ऑफ मास से ही लेना, ये याद रखना। ओके, सेंटर ऑफ मास से ही डिस्प्लेसमेंट लेना है, क्योंकि यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये देखते हैं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रॉन्ग आ जाएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ओके, उसका कोई स्पेरिकुलर बॉडी दी जाती है, उसका रेडियस दिया जाता है, और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो डिस्टेंस दिया जाता है, तो रेडियस वहां पर ऐड करना पड़ता है। ओके, जब भी डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करेंगे, आगे चलकर इसके क्वेश्चन देखेंगे, तो उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। ओके, तो ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरूरी नहीं है कि कोई बॉडी ऐसे ही मतलब यहाँ पर मूव हो जाए। ओके, ये वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये कितना आ जाएगा, एफ एस। अगर कोई समझो इस तरह से कोई एक बॉडी है, ओके, जैसे कोई रोलर है या फिर ये स्पेरिकुलर बॉडी है, और फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, उसको हम खींच रहे हैं ऐसे। ओके, ऐसे खींच रहे, तो बॉडी तो ऐसे ऊपर तो नहीं आएगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। ओके, तो अब फोर्स जो है वो एफ में एक्ट हो रहा है, तो इस पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है,
एफ कॉस थीटा, और मान लीजिएगा कि कोई डिस्प्लेसमेंट यस है इसमें, तो इस केस में जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, व्हाट इज दैट, एफ एस कॉस थीटा। ओके, या एफ कॉस थीटा या फिर एफ एस कॉस थीटा, ऐसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये एफ एस कॉस थीटा कितना एंगल है यहाँ पर, जो ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये कितना एंगल है इसके ऊपर ये वर्क डन फिर रहेगा, क्योंकि सिर्फ एफ एस नहीं लगा सकते इस केस में, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इस तरह से। अगर कोई एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, कोई फोर्स एंगल बना रहा है, तो इस केस में वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा, याद रखना। अब देखते हैं कि अब वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन है पॉजिटिव, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ऑलरेडी आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए, हमारा फोकस क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन जो क्वेश्चंस थ्योरी बेस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए हम ये सब बना रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं आपको। तो ये पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है, निगेटिव भी वर्क हो सकता है, निगेटिव वर्क। ओके, और दूसरा जो है जीरो भी वर्क हो सकता है, जीरो वर्क। अब कौन से केस में पॉजिटिव होगा, कौन से केस में निगेटिव, कौन से केस में जीरो वर्क होगा, ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो एफ इज इक्वल टू एफ एस। ये मैक्सिमम वर्क भी होता है इस केस में, जब दोनों के बीच में एंगल जीरो होता है तो मैक्सिमम वर्क भी होता है, याद रखना। अगर कोई पर्टिकुलर एंगल है तो वहां पर वर्क डन धीरे धीरे कम भी हो जाता है। तो एफ इज इक्वल टू एफ एस, मैक्सिमम वर्क आ जाएगा। तो इस केस में जो भी वर्क है हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव वर्क। ओके, अब देखते हैं निगेटिव वर्क किसे बोलते हैं। जैसे कोई एक बॉडी है यहाँ पर, ओके, थोड़ा सा हटाते हैं इसको। ये हो गया पॉजिटिव वर्क। अब निगेटिव वर्क के लिए, निगेटिव वर्क, तो ये कोई एक बॉडी है और एफ एस फोर्स इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। ओके, तो आपको पूछा जाएगा कि वर्क डन बाय, व्हाट इज दैट, अप्लाइड फोर्स कितना है और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना है। ओके, तो बॉडी तो इधर जा रही है और फ्रिक्शन फोर्स इधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर वर्क डन बाय, अब ये अप्लाइड फोर्स है, ओके, ये अप्लाइड, और ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अब देखो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना होगा यहाँ पर, तो एफ, मान लीजिएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कोई यस है, डिस्प्लेसमेंट, ये बॉडी यहाँ पर गई। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कोई यस है, तो देखते हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। ओके, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये एफ एस आ जाएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा जीरो है तो एफ एस आ जाएगा। ओके, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे भी आपको पूछा जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है और बॉडी मूव इस डायरेक्शन में कर रही है, तो एफ इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा, इस केस में तो थीटा जीरो है, इस केस में थीटा 180 डिग्री है, 180 डिग्री है ना, ये डिस्प्लेसमेंट इधर है और फ्रिक्शन फोर्स इधर है, तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी है, -1, तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू माइनस एफ एस। ओके, तो ये इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क। समझ में आ रहा है, पॉजिटिव वर्क किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को नेगेटिव वर्क, नीचे वाले को बोल सकते हो वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव वर्क हो सकता है। अब वर्क डन जीरो किस केस में होता है, जीरो वर्क डन के बारे में हमें देखना है। तो जीरो कब होगा वर्क डन, जैसे कोई एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इस केस में जीरो वर्क होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कितना रहेगा यहाँ पर, जीरो। कैसे रहेगा,
वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, दोनों के एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो इस केस में थीटा कितना है 90 डिग्री, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ को हम एम जी भी लिख सकते हैं, एम जी एस कॉस थीटा। तो 90 डिग्री है थीटा, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है? तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। क्या हर बार वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 आता है? नहीं आता, कभी वो पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव कौन से केस में आएगा? देखो, कोई एक बॉडी है, लिफ्ट करते हैं हम यहाँ पर, समझ में आ रहा है आपको ये सब? तो ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे गए। ओके, चाहे शाउस स्क्रीनिंग टेस्ट हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेस्ट हो, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फार्मूले, अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जब रहते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, तो आप ज्यादा ट्रैप में नहीं आते। इस केस में ज्यादा ट्रैप में आप कौन से केस में आते हैं? जब आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो वहां पर ज्यादा ट्रैप रहता है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट वो कंसेप्ट मालूम ही होना चाहिए। अगर हमें कंसेप्ट मालूम नहीं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो ये लिफ्टिंग फोर्स जो है, लिफ्टिंग फोर्स, तो इस केस में देखो, कोई एक बॉडी है यहाँ पर, उसको लिफ्ट कर दिया किसी एफ फोर्स से, और बॉडी यहाँ पर गई। ओके, कितनी एच हाइट पे गई? ओके, एच हाइट पे वो बॉडी गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका एच। तो ये लिफ्टिंग फोर्स है, ये कौन सा है लिफ्टिंग फोर्स, और नीचे आ जाएगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नीचे कौन सा रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ, और ये बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, अप्लाइड फोर्स से ऊपर की तरफ जा रही है, और बॉडी नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में नेगेटिव है, और वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स पॉजिटिव है। इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। समझ में आ रहा है? तो कब 0 आ जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कब नेगेटिव आ जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो उस केस में कुछ अलग वर्क डन होगा। या फिर ये भी एक सिचुएशन बन सकती है कि कोई क्या बोलते हैं, हमाल या फिर कुली रहता है ना, तो कुली सामान मतलब ऐसा सर पे लेके इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो वहां पर जो वर्क डन हो जाएगा तो कितना होगा? तो इस केस में भी आपको वर्क डन मालूम होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपको इस केस में पूछा जाता है, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना है वो पूछा जाता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कुली जब ऐसा लगेज लेके जा रहा है, तो कितना वर्क डन हो रहा है, क्या वो वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि फोर्स उसका ऊपर की तरफ है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इस केस में 0 आ जाएगा। कोई एक हाथ में सूटकेस लेके, ओके, या फिर मतलब लगेज हो सकता है, ये लगेज लेके, अब ये ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, कोई स्टेप्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ स्टेप्स से, तो इस केस में वर्क डन जो है वो कितना आ जाएगा? इस केस में तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। कोई मतलब वही कुली अगर कोई स्टेप्स चढ़ के ऊपर जा रहा है, तो वो ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है, बराबर है। तो ये जब ऐसे उठ के लेके जाता है तो हाथ में, तो इस केस में अब सिचुएशन आपको इस तरह से दी जाती है, तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। अगर वो ही कुली स्टेप्स नीचे, मतलब हाथ में ऐसा फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा और स्टेप्स नीचे की तरफ आ रहा है, ओके, उतर स्टेप से वो उतर रहा है नीचे, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट नीचे है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा वहां पर? निगेटिव आ जाएगा। तो 0 भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, सिचुएशन पे उसका, वो जो पुली है उसका मूवमेंट कैसा है, ये मूवमेंट और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये सब चीजें यहाँ पर बहुत मायने रखती है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखो, कोई एक स्टोन है, किसी स्ट्रिंग्स को उसको कनेक्ट कर दिया और उसको ऐसे सर्कुलर ऑर्डर में उसको हम घुमा रहे हैं। ओके, तो घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो जो घूम रहा है, कोई भी चीज क्यों घूमती है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है उसका? इस डायरेक्शन में, और वह फोर्स जो है सेंटर की तरफ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इस केस में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 0 रहेगा।
इस केस में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, 0। तो अलग अलग जैसे स्ट्रिंग को हमने टाइट करके घुमा रहे हैं सर्कुलर ऑर्डर में, सर्कुलर मोशन में, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में 0 आ जाएगा। तो हर बार एंगल चेक करना है हमें, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव भी वर्क हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये सब चीजें एंगल्स पे भी डिपेंड होती है, कितना एंगल अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बन रहा है। ओके, और कौन से फोर्स का और कौन सी फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है वो भी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स पॉजिटिव है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निगेटिव है। समझ में आ रहा है? वर्क डन बाय, जब एक केस देखा था हमने सिचुएशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव था, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव था। तो क्या पूछा है, कौन सा फोर्स फोर्स पूछा है आपको, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड्स होती है। समझ में आ रहा है? तो ये जो वर्क है जूल या फिर न्यूटन मीटर में हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्क के बारे में। अब एनर्जी, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं। एनर्जी के बारे में देखेंगे। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, तो ये एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। इसको मिटाते पहले। तो ये समझ में आ गया वर्क के बारे में। तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं। एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी, सो दैट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। इसका ऐसा यूनिट जो है वो होता है और सॉरी जूल। ओके, और सीजीएस यूनिट जो है इसका होता है अर्ग। ओके, जूल और अर्ग याद रखना है। उसके अलग फॉर्म मतलब अलग फॉर्मेट में भी उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसका जो यूनिट है जैसे किलोवाट आवर है, इसमें भी मेजर कर सकते हैं, कैलोरी में मेजर कर सकते हैं, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। कैलोरी में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। 1 किलोवाट आवर, इसमें भी हम मेजर कर सकते हैं उसको। तो 1 किलोवाट आवर जो है, किलोवाट आवर, तो किसके बराबर होता है 1 किलोवाट आवर? तो इसका अच्छा, इसके कन्वर्जन जो रहते हैं एनर्जी के, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जूल में अगर कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर को, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 किलो मतलब कितना है? 1 किलोवाट आवर, तो ये 1000। ओके, 1000 वाट हो गया, इंटू आवर 36 इंटू 3, तो 3600 आवर का मिनट में कन्वर्ट कर दिया हमने। ओके सॉरी, सेकंड में। तो ये 36 इंटू 10⁻⁵, तो ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल में आ जाएगा, या फिर 3.6 मेगा जूल। तो ये कन्वर्जन मेगा जूल में आ जाएगा, 3.6 मेगा जूल। और किलोवाट आवर का कन्वर्जन 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये कन्वर्जन भी आपको याद रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। कैलोरीज में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो सारे ये डिफरेंट फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट, तो इसको भी आपको याद रखना है। ओके, 1 कैलोरी जो है तो किसके बराबर होता है? 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.18 अप्रोक्सीमेटली, कभी कभी 4.2 भी लिखते हैं। तो 4.18 जूल। बस एक ही एक ऐसा यूनिट है एनर्जी का जिसका सीजीएस यूनिट जो है, ओके, सीजीएस यूनिट क्या, जैसे आर्ग या फिर कैलोरीज में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसका सीजीएस यूनिट जो है वो इससे ज्यादा है एसआई यूनिट से। सीजीएस यूनिट एसआई यूनिट से बहुत ज्यादा है, 4.18 या फिर 4.2 जूल। तो ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी
एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं और पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट हम रोज लेंगे और इसके ऊपर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, पहले तो बस वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थोड़ा मतलब रिवाइज करते हैं, उसके फार्मूले रिमाइंड करते हैं। फिर जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा डेप्थ में जाके फिर उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़कर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, half mv square kinetic energy. Potential energy possessed by uh, kinetic energy क्या होता है, energy possessed by the particles because of its motion. Okay. uh, and potential energy क्या होता है, energy possessed by particle because of its position. Okay. तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है mgh। ओके। और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ किस तरह से होता है ये भी देखेंगे। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, क्योंकि ये जो रिलेशन है इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम सो पी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। ओके। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर है। अब क्या करते हैं हम, ये जो साइड है इसको हम क्या करते हैं, मास से मल्टीप्लाइड भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। ओके, तो वही रहेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या हो गया, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर हाफ मतलब 1/2 एम इंटू ये ऊपर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 1/2 एम ये नीचे आ जाएगा। अब ये एम वी क्या होता है, पी मोमेंटम, ये तो हमने देखा है एम वी इक्वल टू, तो ये पी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, पी स्क्वायर बाय 2m। या फिर पी अगर निकालोगे हम, पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 2m पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये के ई काइनेटिक एनर्जी, तो ये पी आ जाएगा अंडर रूट 2 ke इंटू एम। वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ जाएंगे तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने, तो मोमेंटम भी आप निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, तो ये रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। तो पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, तो इतना भी हम याद रखते हैं तो भी कोई बात नहीं। ओके, तो एक रिलेशन याद रखना है आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में। ओके, अब वर्क एनर्जी थ्योरम, उसका एक रिलेशन देखेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो वर्क डन, अब वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम उसको इंक्रीज इन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये होता है वर्क डन। ओके, तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, हाफ एम स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये भी फार्मूला हम लिख सकते हैं उसको। ओके, तो ये हाफ एम कॉमन निकाल के वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्क डन का फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी इससे निकाल सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो। अब इससे मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, एनर्जी मोमेंटम, ये जो रिलेशन है पी स्क्वायर बाय 2m,
ये भी बहुत बार आपको पूछा गया है। ओके, पी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलो अगला पार्ट देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके रिलेटेड, मतलब किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे गए। अब बारी बात आती है क्वेश्चंस की। एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस is work done maximum cases, is work done maximum, in which of the following cases is work done maximum। तो आपको इस तरह से डायग्राम दे दिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ एस, सेकंड डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एंगल है 45 डिग्री, थर्ड ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, और फोर्थ है इस तरह से आपको पूछा गया है, ये ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंगल एंगल दे दिया है 60 डिग्री। तो अब इन इनमें से कौन से केस में आपको वर्क डन मैक्सिमम आ जाएगा। तो हमने पहले अभी देखा था थोड़ी देर पहले, सारे हमने कंसेप्ट इसलिए तो क्लियर किए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों में एंगल कितना है 0, तो ये क्या आ जाएगा वर्क डन इस केस में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस 0, तो ये एफ एस आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा एफ एस। अब इस केस में क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 45, इस केस में आ जाएगा एफ एस कॉस 90 डिग्री, और इसमें केस में आ जाएगा एफ एस कॉस 60 डिग्री। ओके, तो देखो यहाँ पर एफ एस मैक्सिमम रहेगा यहाँ पर, क्योंकि कॉस 45 की वैल्यू अगर हम डालते हैं, कॉस 90 की वैल्यू डालते हैं, कॉस 60 की वैल्यू, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, ट्रायंगल 90 डिग्री है, तो ये तो यहाँ पर वर्क डन तो 0 ही होगा। ओके, और यह इस केस में तो वर्क डन इसके कंपैरिजन में कम ही होगा, तो इस केस में मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो पहला जो है एंगल जब 0 होता है तो वर्क डन मैक्सिमम होता है। ओके, तो ये याद रखना। फिर यहाँ से जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो वर्क डन कम कम होता जाएगा, अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन तो 0 ही होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाते हैं तो उसका फायदा होता है कंसेप्ट का यहाँ पर। नेक्स्ट अगला सवाल, a body of mass 1 kg, a body of mass 1 kg। तो थोड़े से आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं और कंसेप्ट भी आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होता है इससे। तो a body of mass 1 kg a kinetic energy has a kinetic energy of 1 joule, of 1 joule when its speed is, when its speed is, तो पहला ऑप्शन है 0.45 मीटर पर सेकंड, दूसरा है 1 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 1.4 मीटर पर सेकंड, और चौथा ऑप्शन है 4.4 मीटर पर सेकंड।
तो ध्यान से देखो, ऐसे जब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो किस तरह से उसको सॉल्व करना है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पर देखनी है कितनी आ रही है। ओके, तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। डायरेक्टली क्वेश्चन है, बस स्टार्ट थोड़े से छोटे क्वेश्चन से कर रहे हैं हम। आगे चलकर बहुत 5-6 लेक्चर्स बनाने हैं इसके ऊपर, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम एक हाई लेवल पे हम लेके जाएंगे उसको। तो टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, तो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय यम। तो वी क्या आ जाएगा, √2 ke डिवाइडेड बाय यम। तो आपके पास सब कुछ दे दिया है। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया है, ओके मास तो चलो इसका 1 है, काइनेटिक एनर्जी कितना है 1 जूल, तो ये कितना आ जाएगा √2, की वैल्यू कितनी होती है 1.4, तो सी ऑप्शन आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। चलो अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल। अ मैन कैरीज अ सूटकेस, ये थ्योरी बेस है, बहुत ध्यान से आपको इसका आंसर लिखना है। अ मैन कैरीज अ सूटकेस इन हिज हैंड, इन हिज हैंड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लाइम्स अप, क्लाइम्स अप, अब तो आप कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि आपको यह कंसेप्ट अभी हो चुका है, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। क्लाइम्स अप द स्टेयर्स, स्टेयर्स अभी हो चुका है तो आपको आंसर मालूम होगा इसका। द वर्क डन बाय द मैन, वर्क डन बाय द मैन, तो ये जो है ना इसके ऊपर फोकस करना है। वर्क डन बाय द मैन है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, वर्क डन बाय कोई मतलब अप्लाइड फोर्स है, मतलब कौन वर्क डन कर रहा है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला है पॉजिटिव ऑप्शन, दूसरा है नेगेटिव, थर्ड है जीरो, फोर्थ है नन ऑफ दी अबोव, नन ऑफ दी अबोव। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर इसका। तो आपको पूछा है a man carries a suitcase in his hand climbs up the stairs। ओके, तो कोई एक मैन है, इसके हैंड में, हाथ में एक सूटकेस है, तो देखते हैं एक सूटकेस, और ये क्या कर रहा है, कोई स्टेप्स जो है, तो ये स्टेप्स ऐसे ऊपर चढ़ रहा है। ओके, तो ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ये स्टेप्स के ऊपर ऐसे। तो देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, और वर्क डन बाय द मैन, मैन भी ऊपर जा रहा है। ओके, मैन भी ऊपर जा रहा है, उसके साथ साथ ये सूटकेस भी ऊपर जा रहा है। मैन कैरीज द सूटकेस इन हिज हैंड क्लाइम्स अप, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय द मैन इज पॉजिटिव। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमने पहले ही देखा है। ओके, पुली वाला एग्जांपल भी देखा था। और हम ये भी जानते हैं कि if the displacement is in the direction of force, okay, then work done by applied force is always positive। तो यहाँ पर मैन ही उठाकर ले जा रहा है उसको, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि अरे ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, क्योंकि आपको पूछा है वर्क डन बाय द मैन, नॉट ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो ध्यान में रखना चाहिए कि क्या पूछा है, तो छोटे छोटे कंसेप्ट हम क्लियर करते करते आगे बढ़ेंगे ताकि हम बहुत बड़े भी क्वेश्चन इसके ऊपर ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं पूछेंगे, ऐसे ही पूछे जाएंगे ज्यादातर सवाल। लेकिन कोई बड़े कॉम्पिटेटिव लेवल की प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं कोई एग्जाम की, और आपको कंसेप्ट और ज्यादा डेप्थ में चाहिए, तो और हम बड़े क्वेश्चंस भी लेंगे इसके ऊपर। अगला सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप मैं दे रहा हूँ क्वेश्चंस। टू बॉडीज हैव देयर मासेस, टू बॉडीज हैव देयर masses m1 by m2 is equal to 3, ये रेशियो दे दिया मास का। एंड देयर काइनेटिक एनर्जीज, अभी सीधा ऐसे लिखते हैं m1 by m2 एंड देयर काइनेटिक एनर्जीज, देयर काइनेटिक एनर्जीज तो ke1 by ke2 आपको दे दिया है 1/3, 1/3। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज आर, आपको पूछा है रेशियो। ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल पूछे गए, आप क्वेश्चन पेपर में देखो पहले के, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज आर, तो ऑप्शन दे दिया है 1:1, पहला ऑप्शन है 1:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, तीसरा ऑप्शन है 1:3, चौथा ऑप्शन है 2:3, 2:3। तो ध्यान से देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो कैसे आंसर लिख। तो काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो है 1/3 और मास का रेशियो है व्हाट इज दैट 1/3। ओके, तो देखते हैं क्या आ जाएगा आंसर इसका। तो काइनेटिक एनर्जी ke1/ke2 इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर, हाफ m2v2 स्क्वायर। तो आपको वेलोसिटीज का रेशियो आपको पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना है 1/3, यहाँ हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया। तो ये m1/m2 का रेशियो कितना है 3 इंटू v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा इधर 1/9 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर रूट करते हैं तो v1/v2 इज इक्वल टू 1/3। तो रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1:3। तो v रेशियो जो है देयर वेलोसिटीज आर 1/3, या फिर हम उसको बोलते हैं 1:3। तो 1:3 कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। ओके, तो 1:3। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसके ऊपर और ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे तो अब थोड़े से लेवल्स को हम इसको बढ़ाते हैं। ओके, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन जो है वो भी लेते हैं, थोड़ा पावर का भी कंसेप्ट हम देखते हैं, और फिर धीरे धीरे 5-6 लेक्चर्स इसके ऊपर हम बनाएंगे। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।